सभी साथियों को सादर नमस्ते। अभी एक जरूरी महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए हम टीजीटी संस्कृत का, फिर हिंदी का, और अगर कोई अन्य विषय एसएसटी गणित का भी आया होगा तो उसका साक्षात्कार आयोजित करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न ये जो सभी स्पेशली टीजीटी वाले लोगों के लिए है, जो सब कंफ्यूज्ड है इसमें। पहले मैं चाहूँगा ये माइक म्यूट करें आप सब लोग, जिसका भी माइक म्यूट नहीं है म्यूट कर लीजिए। सुनीता मैडम आप भी। यस। ठीक है। अभी अभी और किसी का एक का म्यूट नहीं लग रहा है, तो सभी अपना माइक म्यूट करें। पूनम मैडम आप म्यूट कीजिए। यस, अब माइक म्यूट हो गया सबका। पूनम मैडम का माइक म्यूट नहीं हुआ है। हाँ, ध्यान से सभी सुन लीजिए। बार बार कुछ लोग ये बता रहे हैं कि साक्षात्कार देने जब जाते हैं तो वहाँ पर ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की मार्कशीट चेक की जा रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 50% अंक अगर नहीं है और टोटल में अगर 50% अंक है भी तो उनको इंटरव्यू से बाहर किया जा रहा है। अगर ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है तो आप उनसे बोलिए कि आप हमें जिस कारण से बाहर कर रहे हैं वो कारण लिखित में अपने लेटर पैड पर दीजिए और उसके बाद हमें बाहर कीजिए। या नोटिफिकेशन में कौन सी लाइन का ये मतलब है, जब हमने आवेदन किया था तो उसके बारे में आप जब तक अब नहीं बताएंगे हम कैसे जाएंगे। नंबर वन, जो चेक करने वाले होते हैं वो बाबू लोग होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक विद्यालय में बाहर कर दिया गया और दूसरे सेंटर में या उनको अंदर कर दिया गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। तो एक तो ये आप इस बात का ध्यान रखिए। ये माइक म्यूट करो प्रियंका मैडम आपका। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो वहाँ पे जो भी चेक करते हैं वो ऑफिशियल अधिकारी पर्सन जो भी है वो चेक करेंगे। आप वहाँ जो वेन्यू प्रिंसिपल है वहाँ पर डेप्यूटी कमिश्नर होंगे, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, सारे अधिकारी वहाँ सेंटर पे होते हैं। तो आप बोलिए हमें उनसे मिलना है, हमसे बात करवा दीजिए कि इस सेंटर का आखिरी इस बारे में निर्णय करने वाला कौन है। अगर उनको सामने आप अपनी बात रखिए, जैसा कि अभी मुझे सुनीता मीणा मैडम ने बताया। पूनम मैडम ये आप आवाज़ बंद कर क्यों नहीं आप म्यूट कर रहे हैं? मैं आवाज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ इको हो रहा है तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग फिर ये बार बार गड़बड़ हो रहा है इनका माइक। या तो मुझे सबका म्यूट करना पड़ेगा तब काम होगा, मतलब बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है फिर। ओके, ध्यान रखिए आप लोग। ये मैंने आपको बता दिया, ये कोई मेरा एथेंटिक निर्णय नहीं है या मैं कोई ऐसी पक्की जानकारी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने पूरी नोटिफिकेशन टीजीटी के बारे में वो लाइनें नहीं पढ़ी है ना। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी तरह से पहले पढ़े समझे। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिलेक्ट हो गए और आपको अपने अधिकार से वंचित कर दिया जाए, तो नौकरी की संभावनाएं ही ख़त्म हो जाए फिर इस वर्ष के लिए। इसलिए जो भी लीगल कार्रवाई होती है फिर वो आपको करना है, लेकिन आपके पास प्रूफ ही नहीं है। अगर सामने वाला बोला हमें क्या मालूम, हमने तो इनको निकाला ही नहीं, ये आया ही नहीं था यहाँ पे, प्रेजेंट ही नहीं था, तब आप क्या करोगे? इसलिए बिना प्रमाण लिए आपको बाहर नहीं होना है। आप जा कर के पहले अपनी उपस्थिति दीजिए, उपस्थिति का प्रमाण लीजिए कि हम यहाँ आए और हमने अटेंडेंस दी और इस वजह से आप हमको बाहर कर रहे हैं, ये हमें लिख करके चाहिए। ठीक है, ये आप करिए। वहाँ पर कोई ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि जब आप ऐसी बात कहोगे फिर वहाँ प्रिंसिपल एसी डीसी जो भी है उनसे आप बात कीजिए। और बाकी जो साथी लोग हैं आपके ग्रुप बने हुए हैं सबके हर तरह के, वहाँ पूछिए कि इस वजह से मुझे निकाला जा रहा है, क्या सब जगह ऐसे ही चल रहा है? तो जो भी होगा वो वहाँ पर सही तरीके से होगा। लेकिन जहाँ तक मैं चूँकि केंद्रीय विद्यालय संगठन का नियमित कर्मचारी हूँ, मैं पूरा भरोसा रखता हूँ व्यवस्था में कि वो गलत नहीं करते, नहीं करेंगे। लेकिन किसी स्तर पर कोई बात होती है तो आपको प्रमाण रखना चाहिए आपके पास, अदरवाइज़ आपकी बात में कोई सुनने वाला नहीं है वहाँ से जाने के बाद में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे साक्षात्कार की। तो हमारे बीच में जो 5 कैंडिडेट है उनमें प्रियंका परिहार, आप हिंदी के लिए हो ना? यस, अच्छा एक सेकेंड। हाँ, मैं अब आप लोगों का माइक ऑन कर देता हूँ।
प्रियंका जी आप हिंदी के लिए हैं? यस सर हिंदी से हूँ। हाँ, अब जब आप जवाब दें तभी आप अपना माइक ऑन करें। और अंबिका जी तो ऑलरेडी हिंदी से है ही, कई बार आ चुकी है बीच में हमारे। और सुनीता मीणा जी आप कौन से इससे? सर एसएसटी से हूँ मैं सर। आपका खुद का एसएसटी है कि आपके हस्बैंड का एसएसटी है? नहीं सर मेरा ही है, हस्बैंड का नहीं है कुछ। अरे अभी पता नहीं, अच्छा आपका नहीं, किसी और मीणा का फ़ोन आया आया होगा। मुझे मैसेज किया कि उनके हस्बैंड का मुझे इंटरव्यू लेना है, उनका एसएसटी में या किसी और सब्जेक्ट में, जैसे भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना। तो हम सर पहले बाहरी आवाज बहुत आ रही है सर। आवाज़ आने का रीज़न है ये लोग माइक खोल के रखते हैं ना सब लोग। सर अब हम जिसका माइक, जिससे बात करेंगे वही अपना माइक खोल के रखे। वेद शास्त्री जी बहुत देर से हमारे बीच में हैं। तो वेद शास्त्री जी आपके यहाँ से यार पता नहीं आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही, जैसे आप माइक खोलते हो। मैं पंखा बंद कर लेता हूँ। पंखा बंद कर लीजिए, वो पंखे की आवाज़ होती है। मैं खुद भी पंखा बंद करके बैठा हूँ, ठीक है सर। है ना। ओके, एक पूनम मैडम और हमारे बीच में अभी आने वाली है, आ गई है। तो पहले हम संस्कृत की बात कर लेते हैं 10-15 मिनट, जी उसके बाद हिंदी की और उसके बाद एसएसटी की। चलिए पूनम मैडम आ गई क्या? उनका आपने एडमिट तो किया पर आए। हाँ पूनम मैडम, अब आप अपना जब बोले उसी टाइम माइक ऑन करिएगा, है ना, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ओके। चलो अच्छी बात है। ठीक सर। मैं अभी मिथिलेश जी से बात कर रहा हूँ पहले, फिर आपके पास आऊँगा। मिथिलेश जी, पूनम मैडम ने अपना परिचय दे दिया था, आप फिर से ले लेंगे। आप अपना परिचय बहुत शॉर्ट में दीजिए, बताइए। हम आपका संस्कृत का इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। यस मिथिलेश मैडम अपना माइक ऑफ करो। हाँ सभी लोग बाकी माइक ऑफ कीजिए। प्रणाम सर। हाँ हाँ बिल्कुल मेरा बिल्कुल। नाम मिथिलेश चौधरी है। अरे मैं मालूम है, आपसे अभी नहीं पूछ रहे, आप अपना माइक म्यूट करो, आपका नंबर आएगा। अभी मैं सॉरी केवल सर। संस्कृत वालों से बात कर रहा हूँ, दो लोगों से, सॉरी सर। पूनम मैडम और वेद शास्त्री। यस बताइए शास्त्री जी। यस सर। हाँ जल्दी करो। मेरा नाम मैं संस्कृत में दूं परिचय। आपको जैसे देना है वैसे दीजिए, फटाफट दीजिए। ठीक यस। है। मम नाम वेद प्रकाश वर्मा अस्ति। अहम राजस्थान प्रदेशस्य जयपुर जनपदस्य मोजमाबाद उपजनपदस्य देवला ग्रामस्य निवासी अस्मि। अहम स्वग्रामात् एव प्राथमिकशिक्षां माध्यमिकशिक्षां च कृतवान्। अनन्तरम् अहं वरिष्ठोपाध्यायं कृतवान्। ततः शासकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय महापुरा जयपुरतः बीएसटीसी इति कृतवान्। तदनन्तरं जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयेभ्यः संबंध महाविद्यालयेभ्यः शास्त्रीं शिक्षाशास्त्रीम् आचार्यं च कृतवान्। अनन्तरम् अहं एकं निजी विद्यालये अध्यापनं कुर्वन् अहं शिक्षक नियुक्ति परीक्षायाः सज्जतां करोमि। ठीक है, पूनम गौतम मैडम अपना परिचय दीजिए। जी सर, सबसे पहले तो सादर नमस्ते सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा माइक बार बार यहाँ पे नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो रही है सर। तो मेरा नाम पूनम है। मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में रहती हूँ, और KVS TGT संस्कृत के लिए मैंने अप्लाई किया था, जिसमें अच्छे मार्क्स हैं मेरा, और 24 तारीख को गुड़गांव में मेरा इंटरव्यू है सर। तो बस उसी के लिए प्रिपरेशन तो बहुत दिनों से चल रही थी, तैयारी चल रही थी, ठीक लेकिन है आप, आपसे बात करने का मैंने कहा सामने एक अलग ही प्रभाव पड़ता है सर। चलो अच्छी और बात मैं है। प्राइवेट स्कूल में भी बहुत अनुभव है पढ़ाने का, 4-5 साल पढ़ाए हैं, और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे टेट सुपर टेट के लिए भी पढ़ाती रहती हूँ बीच बीच में। तो ये सर अभी बहुत अच्छी बात इतना है है, पूनम और जी, आप आपकी बस इंटरव्यू। तैयारी भी बहुत दिनों से चल रही है, पढ़ाने का अनुभव भी है। आज वो अनुभव आप हमको भी प्रदान करेंगी, है ना, हमें भी कुछ अच्छी बात सीखने को मिलेगा। वेद शास्त्री जी, आपसे कुछ प्रश्न है, पहले आप ये बताइए। मैं जो इनसे किया था प्रश्न, संस्कृत भाषा में विद्यार्थी रुचि नहीं लेते हैं, सामान्यतः केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। तो संस्कृत जी भाषा को एक भाषा की तरह महत्व देते हुए बच्चे जो है कैसे अभिरुचि उसमें
उत्पन्न करेंगे आप एक संस्कृत शिक्षक के रूप में? बताएं थोड़ा, क्या आप नया करने वाले हैं? मैं बताना चाहूंगा सर कि संस्कृत को आज क्या है कि जैसे वर्तमान में कोई भी टीचर कक्षा में जाएगा, अगर उसे राम शब्द पढ़ा रहा है तो आज वो राम शब्द का उच्चारण करवाएगा, बच्चों से जाते राम शब्दों का उच्चारण करवाएगा, बोर्ड पे लिखवा देगा और उसके बाद कह देगा कि इसे याद कर लेना आप। तो उसे क्या बच्चों को नीरस लगता है। मैं उन्हीं को गीत के माध्यम से पहले उसकी शब्द की प्रकृति को बताकर और शब्द की प्रकृति का बताते हुए शब्दों को जो है गीत के माध्यम से याद कराऊंगा, मतलब उनको स्मरण कराऊंगा। और इससे बार बार उनको रटाऊंगा नहीं, बल्कि गीत के माध्यम से 2 बार जैसे उच्चारण करवा दिया, फिर एक एक बच्चे से उसी लय ताल में गाने के लिए कहूंगा, मतलब शब्द रूपों को। तो इससे क्या रुचि उनमें जगेगी। दूसरी बात, किसी चीज को मैं अगर सिखाऊंगा तो वो बच्चे क्या ट्रांसलेशन हम करते हैं, तो ट्रांसलेशन में उनका दिमाग रहता है कि पहले हिंदी बोला फिर संस्कृत बोला, तो इससे बच्चा जो है पहले हिंदी में उलझ जाएगा और फिर बाद में वो संस्कृत पे निगाह करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ ये करूंगा कि प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से बच्चों को डायरेक्ट खेल विधि के माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा। इस तरीके जैसे अगर मुझे शरीर के अंगों के बारे में पढ़ाना है तो शरीर के अंगों को मैं खेल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जैसे एक खेल आता चिड़िया उड़ तोता उड़ वाला, उस टाइप से जैसे मैंने कहा ललाटम नासिका, इस टाइप से डायरेक्ट मेथड के माध्यम से बच्चों को रूबरू कराऊंगा संस्कृत शब्दों से, ताकि उनकी रुचि प्रकट हो। ओके ओके ओके। जी दूसरा, सर। हाँ आप बताइए पूनम। जी सर, सबसे पहले मेरा रियल लाइफ एग्जाम्पल ये है कि जब मैंने संस्कृत पढ़ाना शुरू किया था सर 2010 में, तो जिस स्कूल में पढ़ाने गई थी वहाँ पे सर बच्चे संस्कृत से बहुत डरते थे, हौवा समझते थे कि संस्कृत बहुत कठिन विषय है। तो जब मैं स्कूल में गई, क्लास में गई, तो बच्चों ने यही बोला कि मैम संस्कृत तो बहुत कठिन है और ऐसा वैसा। तो मैंने कहा ये आपने कहाँ से सुना है, किसने कहा? तो कुछ मैम थी वहाँ पे जो पहले से संस्कृत पढ़ा रही थी सर, तो वो क्या करती थी, पाठ पढ़ा के और एक्सरसाइज फिल करा के फिर रटाती थी, रूप वगैरह सब कुछ। तो मैंने कहा कि रटाने से अच्छा है कि इनका जो व्याकरण लेवल का ज्ञान है उसमें इन्हें अच्छा किया जाए, और बच्चों की मतलब ये फीलिंग बना दो। किसी भी सब्जेक्ट में क्या होता है कि जैसे हमने फीलिंग बना रखी कि ये विषय बहुत कठिन है, तो उसमें हमें वैसा ही फील होता है। सर बच्चों को बताओ नहीं, संस्कृत तो सबसे सरल विषय है, और सर ये सच में भी है, क्योंकि जो सभी भाषाओं की जननी है और वेद पुराण महाभारत आदि अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हुए हैं, और संस्कृत रियल में बहुत सरल भाषा है। तो जब हमने उनको ग्रामर आदि समझाई तो उन्हें पढ़ने में और कुछ अर्थ वो अपने आप भी करने लगे। फिर कुछ महीनों बाद, दिनों बाद उन्हें लगा, तब उन्होंने बच्चों ने बताया कि मैम संस्कृत तो सरल है लेकिन हम लोगों को कठिन लगती थी। अब होता क्या है, अगर टीचर कठिन तरीके से पढ़ाता है सर तो वो कठिन लगती है, और वही अगर पढ़ाने वाला बहुत सरल और सहज तरीके से पढ़ाता है तो चीजें हमें सरल लगने लगती हैं। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले उनका पहले बेस अच्छा करेंगे। मैडम सुनो एक मिनट। और उसके बाद अरे भैया सुनो, आपको प्रश्नों के उत्तर सुन लो। आप पहले प्रश्नों के उत्तर, आपको टाइम लिमिट सेट करना है धीरे धीरे, कि अपना साक्षात्कार वहाँ पे जो आपका साक्षात्कार रहेगा 10 से 15 मिनट में ओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 मिनट तक चलना चाहिए, ताकि आप अभ्यास से उसको सही क्रम में ला सकें, है ना। तो प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में और सटीक देना है, और वैसे ही उनको बताना है कि सर बच्चों को शब्द रूप धातु रूप शब्दों का ज्ञान, उनका अर्थ, उनकी प्रकृति, इनको बहुत सरल तरीके से समझाने से बच्चे संस्कृत भाषा में रुचि ले सकते हैं। और उनको रटवाने वाली जो पद्धति है और उनको जो समझाने का प्रभावशाली ढंग नहीं है, तो बच्चे जो है इसमें रुचि नहीं लेते हैं। इसलिए मैं वो करूँगी जिससे रुचि लेंगे, ठीक है, एक चीज़। अब दूसरा है कि ये संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा का व्याकरण आप कौन सा बेहतर है? आपने ऐसे किसी राइटर का नाम बताओ जिसकी व्याकरण आपने पढ़ी हो, और संस्कृत भाषा के वैयाकरण कौन कौन है,
आप बताइए जी पहले, एक मिनट, वेद जी शास्त्री जी, फिर आप। हाँ, बताइए सर। हाँ सर। संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखने वाले कौन विद्वान है, कौन कौन है? महर्षि पाणिनि है, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। और इनके बारे में एक कथा भी चलती है कि ये भगवान शिव नहीं, के अरे यार, परम फिर भक्त वही थे। बात, आपको आपसे पूछा जितना आप पूरी कथा बताने लग गए तो फिर कैसे चलेगा? साक्षात्कार में अगर ऐसा ठीक है करोगे सर। तो बिगाड़ दोगे आप साक्षात्कार, है ना? अब उन्होंने आपने बोला कि ठीक है पाणिनि है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या पाणिनि की व्याकरण आपने पढ़ी है? जी, मैंने आप ये पाणिनि की व्याकरण नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी है तो मुझे बताओ, क्या पाणिनि की व्याकरण आपने देखी है? मूल किताब नहीं देखी, उसका जो अनुवाद अनेक विद्वानों ने लिख रखा है, तो वही किताबें देखी है अच्छा ठीक है, तो अब या जब पढ़ी है। आप ये पढ़ी नहीं है, देखी है, तो ये बच्चों के बीच तो ये व्याकरण चलती नहीं है, ठीक है ना? और कोई ऐसी व्याकरण आपने कौन सी व्याकरण देखी है उसके बारे में बताओ। पाणिनि की मैंने व्याकरण के व्याकरण अलावा विधि। कौन सी व्याकरण आपने देखी है या पढ़ी हो तो बताइए, अपने जी जी ग्रेजुएशन जी, किसी मैंने लेवल पे। सर बाबूराम अरे पूनम सक्सेना की पूनम मैडम, व्याकरण। एक मिनट रुको तो सही ना, अब इनसे पूछ रहा हूँ, इनसे बात तो करने दो, अच्छा, है ना? ठीक। मैं वेद शास्त्री जी मैंने के बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैंने संस्कृत साफल्यम के नाम से वर्तमान लेखक जो है डॉक्टर लोकेश शर्मा के नाम से किताब चलती है, वो पढ़ी है। कहाँ चलती है, कौन सी यूनिवर्सिटी में? ये वर्तमान में आरएस है, संस्कृत के विद्यार्थी रहे हुए हैं। और पूर्व में राजस्थान सरकार में व्याख्याता से इन्होंने चलो अपना ठीक है, ठीक है, तृतीय ओके श्रेणी ओके। अध्यापक। ओके ओके, ठीक है। ये किताब पढ़ी है आपने एक्चुअल में? हाँ, ये कितने पेज की होगी, कौन से प्रकाशन से प्रकाशित हुई है? ये सब च्यवन प्रकाशन के नाम से है, और जो हमारे जयपुर का ही है। चलो ठीक है। पूनम मैडम, आप बताइए व्याकरण के पुस्तकों के बारे में आपका क्या ज्ञान है? जी, सबसे पहले मैंने बाबूराम सक्सेना जो टीजीटी के सिलेबस में लगी हुई है, उसमें बहुत अच्छे से व्याकरण का बहुत अच्छा जिक्र है, वो पढ़ी है सर। और उसके बाद जो सर्वज्ञ भूषण गोल्ड मेडलिस्ट दारागंज से पढ़ाते हैं, उनकी टेट सुपर टेट आदि की जो किताबें हैं व्याकरण की, ग्रामर की, वो पढ़ी है सर। और सामान्य जो किताबों के पीछे रहती है वो पढ़ी। और सर जो केवीएस के सिलेबस में व्याकरण भी थी, जो ग्रामर की पुस्तक है, वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी। इतना सरल और बहुत सहज भाषा में बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं हम लोग नहीं, सर। ये व्याकरण विथी एनसीईआरटी ने छापी है क्या? जी, यस सर। व्याकरण विधि एनसीईआरटी की है, जिसमें केवीएस संस्कृत के सिलेबस में ये भी सर ऐड है। नहीं, तो ये कौन सी क्लास में है ये बताइए। ये सर 9th 10th। 9th से लेके 12th तक के लिए लिखा है उसमें सर। 6 to 8? लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, पर 6 to 8 के लिए तो ये नहीं है ना सिलेबस में। 6 to 8 के लिए सर किताब के पीछे ही बहुत संक्षिप्त व्याकरण दिया गया, वो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए सर। चलिए, अच्छी बात है। तो आपने इस जी तरह से आप व्याकरण का ज्ञान रखते हैं। और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब आपने है, वो अच्छी है, 600 पेज की है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है तो बहुत कठिन भी नहीं है, ठीक ठाक है। हाँ ओके, अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि संस्कृत भाषा जो है बच्चों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, बच्चों को संस्कृत भाषा पढ़ने में रुचि क्यों लेना चाहिए, ये बात आप बच्चों को कैसे समझाएंगे? जी सर। जी मैं बताऊं सर। बताओ। जी सर, सबसे पहले संस्कृत बच्चों को हम उसकी महत्वता बता देंगे कि इसके पढ़ने से क्या फायदे हैं। तो संस्कृत के एक क्या, कई मतलब फायदे ही फायदे हैं संस्कृत पढ़ने से सर। तो संस्कृत पढ़ने से क्या है कि आपका जो भी जैसे कि बोलने से उच्चारण भी अच्छा होता है। और संस्कृत पढ़ने से आपका सबसे बड़ी फायदा ये है कि उससे मिलने वाले जो संस्कार हैं वो किसी और भाषा में सर नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए सर। और बच्चों को संस्कृत के सबसे बड़े यही फायदा है कि रियल लाइफ में डेली जो हम
अच्छे मतलब नैतिक ज्ञान है वो सब संस्कृत में मिलते हैं सर, बहुत ज्यादा हर लाइन में नैतिक शिक्षा है संस्कृत की। भाई आजकल नैतिक ज्ञान तो नेट पे पढ़ा हुआ बिखरा पड़ा हुआ है, बच्चे खाली नैतिक ज्ञान लिख दे, मोटिवेशनल वीडियो लिख दे, तो बहुत सारे मोटिवेशनल यूट्यूबर वीडियो वाले आ जाएंगे और ज्ञान ही ज्ञान की वर्षा हो जाएगी चारों तरफ से, है ना। चलो फिर भी हम देखते हैं। वैश्य शास्त्री जी आप बताइए कि संस्कृत भाषा सर को बच्चा क्यों पढ़े, क्यों उसमें रुचि ले, कैसे उसको समझाएंगे आप? बच्चों को मैं कहानियों के माध्यम से, जैसे पंचतंत्र है, हितोपदेश है, ऐसी कुछ कहानी, जो कहानी कथा ग्रंथ है, उनकी कुछ कहानियां बताऊंगा और उन कहानियों को सुनाते हुए उनमें रुचि जागृत करने की कोशिश करूंगा, ताकि बच्चे क्या कहानी में रुचि रखते हैं तो वहाँ फिर उनको समस्या ये आएगी कि आप इस किताब को नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मूल किताब होगी तो उसके लिए फिर उन्हें ये कहूंगा कि अगर आपको इस किताब को पढ़ना है तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, पढ़नी आनी चाहिए। तो इस प्रकार का बहुत सारा हम जो साहित्य है वो हम आप जब ही डेली लाइफ ले से यार पाएंगे। देखो, सुनो भाई, बच्चे के ज़िंदगी में, उसके व्यावहारिक जीवन में संस्कृत कैसे उपयोगी हो सकती है, जब तक ये आप नहीं समझाओगे, जब तक उसके गले नहीं उतरेगी, वो नहीं पढ़ेगा, वो उसमें रुचि नहीं लेगा। क्योंकि 6, 7, 8 में उसको ज़बरदस्ती पढ़ना है सिलेबस में, इसलिए पढ़ेगा, है ना, और उसमें भी पढ़ेगा कम, रटेगा ज़्यादा। लेकिन आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कि बच्चा क्लास 9th में जाकर संस्कृत को एक विषय के रूप में चुनाव करे पढ़ने के लिए? तो वो आपका उत्तर ठीक ठाक नहीं आ रहा है ना। संस्कृत भाषा का आपको जब तक उसके दैनिक जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक, देखो सुनो, आपको बच्चों को समझाना हाँ है, आपको बच्चों को समझाना है कि बेटा, आपने देखा होगा बहुत सारे इस्लाम धर्म के बच्चे हमेशा, वो हर शुक्रवार को, जुम्मे को, या जब भी रहता है, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है ना, अपने धर्म की जो आस्था है उसका अनुसरण करते हैं। क्रिश्चियन भी हर संडे को चर्च जाते हैं, और आपने देखा होगा गुरुद्वारे में भी छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बड़े बच्चे सेवा करते हैं जा कर के, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आपका धर्म है या जो हिंदू धर्म है या जो भी है, तो इसमें भी आप लोगों के बहुत सारे, ये जो संस्कृत भाषा है इसमें जो श्लोक है, इसमें जो प्रार्थना है, जो स्तोत्र है, या जो भी इसमें वंदनाएं हैं, वो न केवल हिंदू धर्म के लिए, बाकी सभी धर्मों के लिए उतनी ही उपयोगी है ना। बौद्ध धर्म में भी संस्कृत की बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो शिक्षाएं दी है वो इसमें भी मिलती है। इवन सभी प्रकार के विभिन्न धर्मों में जो वंदनाएं प्रार्थनाएं हैं, अगर संस्कृत में जो दी गई प्रार्थनाएं वंदनाएं और जो ज्ञान है, जो श्लोक वो हमें अपने धर्म के प्रति तो आस्था पैदा करता ही है ना। आज कितने लोग हैं ऐसे जो मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं या प्रति सप्ताह जाते हैं और अपना जो है अपनी आस्था प्रकट करते हैं। तो संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है कि इसे जानने समझने के बाद हमारे मन में अपने धर्म के प्रति आदर भाव तो पैदा होगा ही, अन्य की तरह। जब सब अपने अपने धर्म पे गर्व करते हैं तो हम अपने पे क्यों नहीं करें। अब केंद्रीय विद्यालय में सभी धर्म के लोग होते हैं, तो संस्कृत भाषा अपने धर्म के प्रति तो आस्था पैदा करती है, ये दूसरे धर्मों का भी समान भाव से आदर करने के लिए, हर इंसान को अपनी ही तरह समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है, ये सिखाती है। अगर संस्कृत भाषा को आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि इस धरती पर रहने वाला जो पूरा का पूरा संसार है वो एक परिवार की तरह है ना। ये मानव अधिकार आयोग से भी बढ़कर अगर कोई विचारधारा किसी भाषा में है तो वो संस्कृत भाषा में है। आप तब उनको बता सकते हैं कि हम प्रार्थना में, केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना ही है जिसमें रोज कहा जाता है असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय,
है ना। इसको क्यों, मतलब जब तक ये हम संस्कृत पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो रोज़ सुबह सुबह हम संस्कृत में जो बोलते हैं उसकी ज़िंदगी में उसका क्या उपयोग है, मतलब है, कैसे समझ में आएगा, ये आपको उनको बताना है। रोज़ ये बोलते हैं से ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सवीर्यम करवा वहे, ये पूरी दुनिया के सब लोगों के लिए है कि कितनी बढ़िया विचार है। इसको आप इंग्लिश में बच्चों को बोलो कि बताओ इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ, तो बताओ इसमें कुछ नया है क्या बेटा? नहीं है। लेकिन इतना अच्छा विचार आपने कभी अंग्रेजी में कहीं पढ़ा है, देखा है कि आपके हो तो बताओ मुझे चैप्टर में निकाल के। लेकिन ये देखो रोज़ हम बोलते हैं, तो इतना बढ़िया, इतने श्रेष्ठ विचार। तो संस्कृत सबसे बड़ी बात तो क्या है, संस्कृत भाषा में जितने श्रेष्ठ विचार है मिलेंगे आपको, दुनिया की किसी भी भाषा में वो विचार नहीं मिलेंगे। और इन विचारों को अगर आप अपने आचरण में, व्यवहार में उतारते हैं तो आप एक बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये भी किसी न किसी आपके इसमें सुभाषितानी में, तो संस्कृत भाषा में जो काव्य है, जो सुभाषितानी है, या जो भी ये थॉट्स है, वो आप अपने क्लास 6 to 8 के अंदर 9 10 में जो पढ़ेंगे तो वो आपके जीवन में, आपके व्यवहार और आचरण में व्यक्तिगत रूप से बदलाव लाने का काम करेंगे। आपको अपने धर्म के साथ साथ प्रत्येक धर्म के प्रति आदर भाव का सम्मान आपके मन में पैदा होगा, और ये समाज में शांति लाने के लिए, अशांति को बंद करने के लिए, बहुत सारे भ्रम दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ओरिजिनल नॉलेज है, ज्ञान है, इसमें आडंबर नहीं है। तो संस्कृत भाषा को समझने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ ही नहीं सकता, ठीक है ना। आजकल अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास से घिरे होते हैं, लेकिन बेटा संस्कृत को समझ लो, लेकिन परीक्षा के पास होने के लिए नहीं। संस्कृत भाषा इसलिए नहीं रखी गई है कोर्स में। संस्कृत भाषा जीवन में श्रेष्ठ ज्ञान को और विचार को उतारने के लिए है, इसलिए आप पढ़ो, देखो आपके जीवन में कितना चमत्कार आता। एक बात अब उनको बताओ कि आप 12th में PMT PET करके डॉक्टर बनोगे, और कभी आपका वो जो MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ और BA MS में आप जाना चाहोगे, तो पूरा का पूरा औषधि की एक किताब आती है, वो आयुर्वेद वाली बुक और औषधि वाली बुक आपको संस्कृत भाषा में ही पढ़ना पड़ेगी। क्योंकि संस्कृत भाषा में जो हमारा चिकित्सा शास्त्र है, जो आचार्य धन्वंतरि ने लिखा है, जो योगा की चीज़ें पतंजलि ने लिखी है, जो न केवल ऐसी ऐसी औषधियों का और ऐसे ऐसे प्रकार की चिकित्सा का वर्णन है जो कोरोना के टाइम पूरी दुनिया ने अपनाई, भारत ने ही नहीं। इसलिए कोरोना के समय लोगों को धन्वंतरि याद आए, कोरोना के समय लोगों को पतंजलि याद आए, है ना। जहाँ सारी दुनिया का ज्ञान डॉक्टरी फेल हो गई और बिना काहे की चीर फाड़ और यूं ही लोग निपट के चले गए, मतलब ऐसी ऐसी औषधि किसी के पास नहीं थी। लेकिन संस्कृत भाषा में जो योगा है, जो धन्वंतरि की जो चिकित्सा है, जो आयुर्वेद है, उनका काढ़ा पी करके लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बना ली। उसमें जो औषधियाँ दी गई है उसके माध्यम से लोगों ने, हजारों करोड़ों लोगों ने एक विश्वास पैदा हो गया ज़िंदगी जीने का, और वो कोरोना से लड़ाई लड़ पाए और ज़िंदा है आज। तो बताओ, ये संस्कृत भाषा जो नहीं जानता वो कैसे समझेगा उस चीज़ को। इस तरीके से संस्कृत भाषा को आप बताइए कि आप बेटा MA ज्योतिष कर लोगे या इंजीनियर बन गए और बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल ली आपने, लेकिन अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान है तो आप वास्तुकला बहुत जल्दी समझ जाएंगे। और आजकल हर कोई अपना मकान वास्तुकला से बनाना चाहता है, और वास्तुकला का जिस इंजीनियर को ज्ञान होता है वो उसका जो काम है, उसकी प्रगति निरंतर बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको इस सब में नहीं जाना है, आपको मान लीजिए बेटा एक्टिंग में जाना है, आपको डांस में जाना है, आपको अभिनय में जाना है। आज तो सब कुछ, तो फिल्में के लोग दीवाने होते हैं और एक एक हीरो करोड़ों अरबों रुपए कमाता है। तो उस ज्ञान को भी बहुत श्रेष्ठ तरीके से समझने के लिए जितने भी शास्त्रीय नृत्य है वो कहीं ना कहीं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से उनका जुड़ाव है। संस्कृत भाषा में जितना बेहतर तरीके से नाटक को और अभिनय को समझाया गया है, उतना दुनिया की किसी और भाषा में कोई ग्रंथ ही नहीं है।
तो और आज भी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र और इन सिद्धांतों को जो संस्कृत भाषा में दिए हुए हैं कैरियर में आगे काम आते हैं लोगों के, और जिन्होंने 6 to 8 या 9 10 में पढ़ी है वो आगे अपने कैरियर में बहुत अच्छे से पर वो सक्सेस हो पाएगा। तो बेटा संस्कृत को अगर आप केवल मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हमसे 10 बार पूछो, लेकिन इसको मन लगा के पढ़ना है। मतलब अभिरुचि पैदा करने का काम आप बच्चों को समझाएंगे। अब मैंने लंबा कर दिया, आप इसको शॉर्ट में कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी के लिए यही तो प्रैक्टिस करना है कि अभिरुचि आप कैसे पैदा करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब मुझे ये बताइए संस्कृत में तद्धित क्या है और कृदंत क्या है, और इसको बच्चे बड़ा कठिन लगता है, इसको कैसे समझाएंगे आसान भाषा में बच्चों को। वेद शास्त्री जी बताइए कृदंत क्या होते हैं। कृदंत कृदंत प्रत्ययों का एक प्रकार है हाँ हाँ और तद्धित दूसरा प्रकार है। कृदंत में धातु के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं हाँ हाँ। और तद्धित में संज्ञा शब्दों के साथ प्रत्यय जुड़ते हैं। चलिए आप पूनम मैडम आपका क्या ख्याल है इस बारे में। जी सर, जैसा भैया ने बताया, वेद भैया ने, कि जो कृदंत हैं वो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहा जाता है और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। तो जैसे कि हमें किसी क्रिया का जो लट लकार लोट लकार रूप होता है, इनका प्रयोग करना होता सरल तरीके से, तो धातु में प्रत्यय लगा के प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये हो सकता सर, जैसे हम कहें कि बच्चा दूध पीकर हो जाता है, तो इसके लिए पीकर के लिए तो प्रत्यय होता है सर। थोड़ा सा मोबाइल डिस्टर्ब कर जाता। तो जैसे कि अब पीकर के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, तो पीकर के लिए अगर हम उसका प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं शब्द में, तो हमारा बहुत अच्छे से संक्षिप्त भाषा में, बहुत सरल भाषा में एक वाक्य संस्कृत का बन जाता है। इसी तरह तद्धित प्रत्यय है सर। तद्धित प्रत्यय में भी बहुत सारे, जैसे धार्मिक है, ऐतिहासिक है, देवता है, मानवता है आदि शब्द हैं। ये सब प्रत्यय लगा के ही तो बने हैं। सबसे बड़ी बात संस्कृत की ये है कि सर संस्कृत में जितने भी शब्द हैं उस सभी शब्द में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रत्यय जरूर लगा होता है। तो प्रत्यय इस तरह से बहुत सरल भाषा में पहले उनकी महत्वता बताएंगे और बहुत सरल तरीके से एक एक टुकड़ों को उसका मीनिंग बता के उदाहरण उनको आप आराम। एक दो उदाहरण बताइए, तद्धित के उदाहरण बताइए एक दो। तद्धित प्रत्यय का जैसे कि हमारा मतुप होता है, जैसे श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, ये सब तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। देवता और धार्मिक, ऐतिहासिक, जैसे कि पंचमी विभक्ति के प्रयोग के लिए प्रत्यय प्रयोग किया जाता। तहसील, हाँ हाँ उसका भी जैसे नगर लिखा है तो पंचमी बनाने के लिए नगरात करना होगा। अगर तहसील प्रत्यय लगा दे तद्धित नगरतः, तो मतलब वही रह जाता सर। तो इस तरह से बहुत सरल भाषा में अनुवाद बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है सर। चलिए ठीक है। तो संस्कृत भाषा में उपसर्ग कौन कौन से हैं बताइए थोड़ा उदाहरण से वेद जी। जी जी सर, संस्कृत भाषा में उपसर्ग 22 होते हैं। जैसे प्रा, परा, अप, सम, वी, दुर, निस, नी, अति, इस तरह से 22 उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग लगाने से धातु या फिर शब्द दोनों में लगाए जाते हैं। उपसर्ग लगाने से हमारा अर्थ भी बदल जाता है। जैसे एक शब्द मूलहार शब्द था, प्रा उपसर्ग लगाने से प्रहार हो गया। प्रहार का अर्थ हमला करना, ठीक है। और अगर हमने उसी हार शब्द में भी उपसर्ग लगा दिया तो विहार हो गया, मतलब बदल गया। तो इस तरह उपसर्ग लगाने से हमारा अर्थ बदल जाता है और शब्द एक ही रहता है। तो संस्कृत में 22 उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है सर। तो जो उपसर्ग किसी शब्द से पहले लगा के उसके अर्थ का परिवर्तन कर दें उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग की संख्या 22 है आदि। ये प्रा, परा, सम, उप, दुर, दुस, चलिए नी ठीक है आदि ठीक है सभी ठीक है उपसर्ग। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि शब्द रूप जो होते हैं वो क्या केवल संज्ञा और सर्वनाम में लगाए जाते हैं या इसके अतिरिक्त भी जो है शब्दों के रूप होते हैं। जी अभी बता रहे सर।
एक एक मिनट। मिनट वेद शास्त्री आप बताइए। हाँ सर। आप बताइए कि शब्द रूप जो है किस प्रकार के शब्दों के रूप बनाए जाते हैं? क्या शब्द के जितने भेद है सभी के रूप बनाए जा सकते हैं? संज्ञा एवं सर्वनाम के रूप बनाए जा सकते हैं। है ना, इसके अलावा तो क्रिया वगैरह के रूप तो नहीं बनाए जा सकते ना। क्रिया के धातु रूप बनाए जा सकते हैं। यस, क्रिया के धातु रूप होते हैं। और विशेषण के? हाँ। विशेषण के भी सर शब्द रूप होते हैं और संख्याओं के भी सर शब्द रूप होते हैं, और भी शब्द रूप के अलग कई प्रकार होते हैं सर। इस तरह से। हाँ, बोलिए बोलिए, आपका हो गया ना इंटरव्यू? तो अभी थोड़ी देर बाद देंगे क्या अपना फीडबैक गूगल मीट से? चलो, जब जब तैयार हो बता देना, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ आपसे। जी हाँ हाँ। जी सर, तो मैं कह रही थी कि शब्द रूप संज्ञा सर्वनाम विशेषण के सभी के होते हैं, हाँ संख्याओं के भी शब्द रूप होते हाँ। हैं सर। नहीं, किसी एक विशेषण के शब्द रूप बताइए। उदाहरण दीजिए ना। आपकी फिर आवाज़ गड़बड़ हो गई, नेटवर्क गड़बड़ हो गया। चलो ठीक है, काफ़ी समय हो रहा है। जी जी। आप उनके एक जैसे लंबा शब्द है। हाँ, बोलो ना। मैं सर ये कह रहा था, मैं डेमो के लिए एक क्लास रिकॉर्ड करके आपको व्हाट्सएप करूंगा। तो भेज आप दो मुझे भेज एक दो बार भेज दो उनका भेज देना, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप जब कल भी वीडियो कोई भेज डेमो के दूंगा। लिए कविता या कहानी के लिए करें, तो उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों को ज़रूर बोर्ड पे समझाइए, ठीक है ना, उनका अर्थ समझाते हुए, तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो ये हाँ, तो सारी कल चीज़। मैं बोर्ड पे रिकॉर्ड करके। अब सारे देखो, सारे के सारे प्रश्न एक साथ पूछना संभव नहीं है। पहले भी हमने कई क्लासेस संस्कृत की लिए, तो इसी तरह से अब आप लोग दो आए थे, हमने काफ़ी कुछ विचार विमर्श किया आधे घंटे में। अब ये जो हिंदी वाले हमारे साथ में प्रियंका, परिहार, अंबिका मैडम, एक प्रश्न का मित्रेश्वरी समाधान। है। हाँ, इनका मैं लूँगा। सर, आप अपना प्रश्न बोलिए तो हम फिर ओवर करते हैं, बताइए। मैं सर ये कह रहा था, मैंने जो स्पेशल अचीवमेंट में मैं एक चीज डाल सकता हूँ क्या? जो पिछली बार 2021 की डीएसएसपी की वैकेंसी आई थी टीजीटी संस्कृत से, जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था, हालांकि कुछ अंकों से। अरे कोई अचीवमेंट में इस तरह की चीज़ें मत डालिए, ठीक है ना। कोई अच्छा, मीनिंग नहीं ठीक है है, उसका, नहीं ठीक। डालने से भी कोई बड़ी बात। आपका कितना भी अचीवमेंट हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, वहाँ पे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस खराब रहा तो सब कुछ खराब। आप अपने केवल ठीक है, परफॉर्मेंस सुधारने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अगर कोई स्पेशल ठीक है, अचीवमेंट जी नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाइए मत, लिखिए नहीं, ठीक है ना। ओके। ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप ठीक दोनों है। जी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कब है आपका इंटरव्यू वेद जी? 24 तारीख को है सर। आपका मैडम, पूनम मैडम? जी, मेरा भी सर 24 तारीख को है जी। चलो देखते हैं। तो कल तो 22 हो ही गई है ना। आप जी कहाँ, पूनम मैडम आप कहाँ रहती हो? जी, हम उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में रहते हैं सर। अच्छा, हाँ, आपने बताया था। तो वहाँ से आपको जी गुरुग्राम जाना है? नहीं, जी कहाँ कहाँ सर। इंटरव्यू गुरुग्राम में? जी सर जी। यस सर। और आपका भी वहीं है सर? हाँ सर, मेरा भी वही है, मैं जयपुर से हूँ। चलो, अच्छी बात है। तो ऐसे ही चर्चा करते रहना आपस में। और और सर मैं मेरा कल है, मेरा जल्द कर लीजिए, मेरा और भी प्रिपरेशन बस करनी आपका ही है। कर रहा हूँ मैं, अभी इनका बंद करता हूँ। तो भाई आप दोनों सर लोगों बस को बहुत मेरा बहुत एक धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन और सर, मेरा अब एक ठीक है सर। क्वेश्चन। बाद में प्रश्न पूछ लेना, अभी प्रियंका मैडम से ठीक बात कर लेना, है ना। मैं आपको और अलग से ठीक भी सर। टाइम दे ठीक दूंगा। ठीक ठीक, ठीक ओके। सर, नमस्ते सर, नमस्ते ओके ओके, सर। ठीक है, ठीक है नमस्कार, सर। फिर से मिलते हैं। जी। ओके। धन्यवाद।